तो नमस्कार विद्यार्थियों, हम बातचीत करते हैं मौलिक अधिकारों के संबंध में। सबसे पहले हम समझते हैं अधिकार, राइट्स क्या होता है। आप सभी को पता है कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 तक में बताया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में। ठीक है, क्या क्लासिफिकेशन है बाद में करेंगे, पहले राइट्स को समझते हैं। तो राइट्स की डेफिनेशन, अधिकार की परिभाषा मैं सिंपल सी देता हूं कि अधिकार क्या होता है कि राइट्स आर द सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अधिकारों का समूह जो है, तो यानी कि अवसरों का समूह, अवसरों का जो समूह होता है वो अधिकार कहलाता है। ठीक है, अवसरों का जो समूह होता है वो अधिकार कहलाता है। अवसर, अवसर मतलब कि जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आवश्यकताएं क्या होती हैं, सिक्योर्ड होती हैं, और जिनको राज्य मान्यता प्रदान करता है, राज्य रिकॉग्नाइज करता है, वो आपके अवसर कहलाते हैं। अपॉर्चुनिटीज, संपत्ति का अधिकार यानी संपत्ति प्राप्त करने का अवसर, वाहन चलाने का अवसर, परीक्षा देने का अवसर, अपने धर्म को मानने का अवसर, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर, हर वो चीज, हर वो अवसर जो सुरक्षित किया जाता है राज्य के द्वारा, मान्यता प्रदान की जाती है राज्य के द्वारा, तो कहते हो कि आई हैव दैट राइट्स, मेरे पास ये अधिकार है। तो अधिकार बेसिकली क्या होता है, द ग्रुप ऑफ या सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, जिसको राज्य मान्यता देता है और सिक्योरिटी प्रदान करता है कि आपके ये जो अवसर हैं इनको किसी भी प्रकार से जो है तो बाधित ना किया जा सके। हर जगह, जैसे कि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं तो आपको आरक्षण का अवसर मिलता है, ये भी क्या है, अधिकार है। आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, खासकर देखते हो कि जितनी सारी स्कीम चलती हैं, है ना, कि आपका लाडली लक्ष्मी बहना योजना है, छात्रवृत्ति वगैरह मिलती है, स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, ये सभी क्या है, ये सभी जो है तो आपके अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप सिविल जज की एग्जाम दे सकते हो, तो ये क्या है, ये अधिकार भी एक अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, जो आपको एज ए राइट्स मिलता है कि आप यदि भारत के नागरिक हो, 21 साल के ऊपर हो, 35 साल के अंदर हो, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री प्राप्त कर सके हो, और मध्य प्रदेश में 70-50% वाला नियम वो सबके अंतर्गत आ रहे हो, तो दीजिए एग्जाम, कोई मना ही नहीं है। नहीं आ रहे हो तो 3 साल की प्रैक्टिस करके दीजिए, लेकिन आपको सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यही अवसर, और ये बेसिकली अभी सभी व्यक्तिगत, पर्सनल, मेरे को गाड़ी चलाने का अवसर पर्सनल, मेरे को अच्छा खाना, अच्छी छत पाने का अवसर, तो ये सामाजिक, सामाजिक स्तर पे आप अपना एक नाम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राजनीतिक, आप कोई भी नौकरी कर सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो, आर्थिक, आप कोई भी संपत्ति खरीद सकते हो, धन संपदा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सरकार को टैक्स देते रहिए, जब इकट्ठा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका अधिकार कहलाता है। टाइप्स ऑफ राइट्स की बातचीत करेंगे, तो वैसे तो बहुत सारे अधिकारों के प्रकार हैं, लेकिन मैं जब व्यू ऑफ स्टडी यानी कि लॉ, जब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करता हूं, तो यहां पर उसको मैं 3 पार्ट में ही बेसिकली डिवाइड करता हूं। सबसे ऊपर माना जाता है आपका ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, सबसे ऊपर माना जाता है आपका ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। अब ह्यूमन राइट्स की बातचीत यदि करें, मानवाधिकार की हम बातचीत करें, तो जो ह्यूमन राइट्स आपका होता है, मानवाधिकार होता है, ये सबसे बड़े अधिकारों में सबसे ज्यादा बड़ा अधिकार माना जाता है ह्यूमन राइट्स। सिलेबस में आपके नहीं है, ह्यूमन राइट्स एक्ट बना हुआ है 2D में, बेसिकली वहां पे कहता है कि कोई भी अधिकार जो किसी भी व्यक्ति के, वहां पर मैं ऐसे याद करवाता हूं कि LED, यानी कि एक होता है लिबर्टी, लाइफ, इक्वलिटी और डिग्निटी। ठीक है ना, तो लिबर्टी, ठीक है ना, लाइफ, इक्वलिटी और डिग्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, जीवन, आपका समानता और गरिमा से संबंधित जो अधिकार होते हैं वो मानवाधिकार होते हैं, जिनको इंटरनेशनल कन्वेंशंस के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के माध्यम से
न्यायालयों के माध्यम से और देश के संविधान के माध्यम से 3 तरीके से इनको कह सकते हो मान्यता प्रदान की जाती है आपके मौलिक अधिकारों को। सबसे ऊपर ये होते हैं, ध्यान में रखिएगा। इनसे थोड़ा सा नीचे फंडामेंटल राइट्स का नंबर आता है। हाँ, फंडामेंटल राइट्स थोड़ा सा उसका देखो, ये अब देखो ह्यूमन राइट्स जो होता है वो उसका दायरा बड़ा होता है। दायरा मतलब कि सबसे बड़ा होता है, इसलिए मैंने उसको सबसे बड़ा, लेकिन नंबर ऑफ ह्यूमन राइट्स की संख्या जो है तो उतनी ज्यादा नहीं होती, कम होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का दायरा थोड़ा सा ह्यूमन राइट से छोटा हो जाता है, लेकिन संख्या मतलब ह्यूमन राइट से थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन लीगल राइट से कम होती है। तो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ में है लीगल राइट्स, लेकिन इनका दायरा कम होता है। ये गोला मतलब ये कि दायरा कम होता है। इसका दायरा मतलब कि इसको छीना जल्दी जा सकता है। अभी आते हैं लीगल राइट्स, पहले ह्यूमन राइट्स समझते हैं। तो ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं, है ना, सॉरी ह्यूमन राइट बोल दिया, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार जो होते हैं। मौलिक अधिकार जो है तो किसी देश के संविधान के द्वारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्रीज, तो किसी देश के संविधान के द्वारा जो उस देश में रहने वाले व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं, है ना। भारतीय संविधान की बातचीत करें तो भारतीय संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को आपका आर्टिकल 12 से 35 तक के चैप्टर में बताया गया है, लेकिन देखा जाए तो आर्टिकल 14 से 30 तक के बीच में बताए जाने वाले जो राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स के तौर पर माने जाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि बेसिकली देखो, अधिकार का व्यक्ति के जीवन में जो है तो बहुत बड़ा स्थान होता है ना। अधिकार का व्यक्ति के जीवन में जो है तो बहुत बड़ा स्थान होता है, क्योंकि बिना अधिकार के किसी व्यक्ति का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो हो ही नहीं सकता है ना। आपका अधिकार है, यानी कि आप अपने जो भी धर्म है उसको अच्छे से मानोगे, शिक्षा प्राप्त करोगे, इक्वलिटी, समानता का आपको सब समानता का अवसर दिया जाएगा, प्रतिष्ठा, यानी कि आपको इंसानों जैसा आपके साथ बिहेव किया जाएगा। तो स्वाभाविक बात है कि आपका बेहतर व्यक्तित्व होगा और आप जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है तो मूल अधिकार जो है तो वो है आधारभूत अधिकार है ना, यानी कि बेसिक्स राइट्स कहलाते हैं, आधारभूत अधिकार कहलाते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो किसी व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक, इंटेलेक्चुअल, मोरल और स्पिरिचुअल 3 प्रकार के डेवलपमेंट्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट्स ऑफ द पर्सनालिटी, द पर्सन्स, नॉट पर्सन। फंडामेंटल राइट्स आर द फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द इंटेलेक्चुअल, ठीक है, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल। तो किसी व्यक्ति के, इंडिविजुअल मतलब कि किसी व्यक्ति विशेष के विकास के लिए जो है तो बौद्धिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, उनके आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं और किसी देश के संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और जिनको संरक्षित करने का काम, सिक्योर्ड करने का काम जो है तो जनरली उस देश की न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो पढ़ेंगे अच्छे से, प्रॉपर तरीके से सब चीजों को, कोई तकलीफ नहीं है। फंडामेंटल राइट्स ध्यान रखना कि इनको कभी छीना नहीं जा सकता, ये समाप्त नहीं किए जा सकते। हाँ, कुछ सरकमस्टांसेस पढ़ेंगे, वहां पे फंडामेंटल राइट्स को कुछ सरकमस्टांसेस में जो है तो कुछ देर के लिए उसको सस्पेंड किया जा सकता है ना। तो वो मैं जब आर्टिकल 32, 33, 34 पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपको बता दूंगा कि किस सरकमस्टांसेस में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है कुछ समय के लिए, तो वहां मैं बता दूंगा। अभी यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि आपका ह्यूमन राइट्स को तो मतलब इतना ऊपर रखा गया है कि सस्पेंड भी नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ह्यूमन राइट्स के इक्विवेलेंट रखा जाता है। इसीलिए हम पढ़ेंगे इमरजेंसी में सभी आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं। जब इमरजेंसी लगती है तो सभी आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 किसी भी सरकमस्टांसेस में सस्पेंड नहीं होता है, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स के समकक्ष इक्विवेलेंट माना जाता है। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से दिए गए हैं, वो कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं किसी भी सरकमस्टांसेस में।
ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, एक अपराधी, एक आतंकवादी को भी ह्यूमन राइट्स मिला हुआ है। आप देखते हो ना कई बार कि जब जम्मू कश्मीर में कई बार कहते हैं कि भाई हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ये मानवाधिकार वाले हल्ला मचाने चले जाते हैं, है ना। तो ह्यूमन राइट्स ठीक है, कई बार वो अति अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि उसको जैसे को तैसा ही बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो वहां पे ऑप्शन नहीं होता है, पर ठीक है। अब इसको क्या होता है ना कि ह्यूमन राइट्स वाले ये चीज समझते नहीं, जिसके साथ बीतती है वही समझता है, तो वो चीजें वो वाली बातें होती हैं, है ना। इस देश में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कितना हुआ है कितना नहीं। अभी आजकल जो है तो एक बहुत अच्छी पिक्चर हाईलाइटेड हो रही है, छावा, जानते होंगे, जी छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुत्र हैं, है ना, संभाजी महाराज पर बेस्ड है, और वाकई जानने लायक इतिहास है। मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसे पिक्चरें देखना चाहिए कि किस प्रकार से जो है तो मुगल शासन के द्वारा जो है तो, जबकि देखो अब मुगल का हमको सबको पता है अकबर कौन ये सब, लेकिन संभाजी महाराज के बारे में बहुत कम, शिवाजी महाराज का इतना नाम है लगभग सभी जानते थे, संभाजी महाराज को बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन आपको राजा राम के बारे में सुना है ना, इनके भाई साहब हैं, संभाजी महाराज के भाई जो राजा राम हैं, इनके संभाजी महाराज कह सकते हैं। अभी बहुत सारे थे यहाँ पे, एक ताराबाई करके भी एक कैरेक्टर था, ठीक है, साहू करके कैरेक्टर था, बहुत सारी कहानियां हैं यहाँ पर, ध्यान में रखिएगा। साहू करके कैरेक्टर था। तो ठीक है, एक्चुअली संभाजी महाराज ऐसे मतलब शिवाजी महाराज के पुत्र थे, बड़े बड़े पुत्र थे, मतलब कि पुत्र और भी थे, क्योंकि इनके भाई फिर बाद में इनके तरफ से लड़े थे, है ना, राजा राम जी। तो पुत्र थे और उनको औरंगजेब ने पकड़ लिया था और 40 दिन तक टॉर्चर किया था। कहाँ थे मानवाधिकार उस समय? 40 दिन तक, 40 दिन तक इनको टॉर्चर किया गया था कि तुम या तो इस्लाम धर्म को मतलब अपना सब कुछ सर्वत्र कर दो और इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो। तो 40 दिन तक उन्होंने टॉर्चर को सहा, और इतनी फिल्म में भी उस चीज को दिखाया है, मैं देख नहीं पाया, मौका मिलेगा तो मैं देखूंगा पिक्चर, पर फिल्म में भी उस चीज को दिखाया है कि 40 दिन तक उनको किस प्रकार से मतलब उनकी पूरी हाथ नाखूने, उनके पूरे शरीर के अंग उंगलियां तक, वो तो पिक्चर में उतना ज्यादा नहीं दिखाया है, बहुत निर्दयता के साथ पूरी नाखून निकाल दिया, उंगलियां तो पूरी उंगलियां का उनकी उंगलियां काट दी गई थी, उनकी जीभ निकाल दी गई थी, मतलब पूरी तरह से। लेकिन आप सोचो कितने जीवट व्यक्ति रहे होंगे कि इस सब के बावजूद भी वो जिंदा थे, इन सब के बावजूद भी वो जिंदा थे, है ना। तो बहुत ही एक अच्छी पिक्चर, देखना चाहिए ऐसी पिक्चरें। चलिए वापस आते हैं फिलहाल, है ना, मेरा कोई प्रमोशनल पिक्चर पैसा वैसा नहीं मिला है, अच्छी सुनी है, मौका मिलेगा मैं भी जाऊंगा, आप लोग भी मौका मिले तो देखो, अच्छी चीजें देखनी चाहिए। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। तो ये चीज यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स की बातचीत करें तो लीगल राइट्स का जो दायरा है, देखो नंबर ऑफ लीगल राइट्स बहुत सारे हैं। एक उदाहरण के तौर पर राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट्स, ठीक है, राइट टू वोट इज ए लीगल राइट्स, संपत्ति का अधिकार आपका विधिक अधिकार होता है ना, वोट देने का अधिकार जो है तो आपका विधिक अधिकार होता है, ठीक है। जैसे और भी उदाहरण की, जैसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विधिक अधिकार होता है। तो जो लीगल राइट्स होता है, लेकिन ध्यान रखना कि ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, पूर्ण नहीं होते हैं। लीगल राइट्स को मतलब आपसे आपके विधिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है, डिप्रीव किया जा सकता है। भाई आपने मान लो कि एक संपत्ति बनाई है, प्रॉपर्टी बनाई है, लेकिन सरकार को लगता है कि भाई इस प्रॉपर्टी, जहां पे आपकी प्रॉपर्टी है, उस जमीन की आवश्यकता किसी लोक कल्याणकारी योजना के लिए है, तो सरकार उस जमीन को आपसे ले लेगी। हाँ, आपको कंपनसेट करेगी, मुआवजा देगी, आपको बोलेगी कि आप कहीं और घर बनवा लीजिए, लेकिन वो संपत्ति जो है तो आपसे ले लिया जाएगा। इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये इनका दायरा कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपके जीवन में जो है तो लीगल राइट्स, आप जैसे वाहन चलाने का अधिकार रखते हो, ये लीगल राइट्स है ना। तो कोई भी अधिकार जो है तो आपका, बहुत सारे अधिकार आपका लीगल राइट्स के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली सिंपल सा है, हमने थोड़ा सा आपको बता दिया कि अधिकार क्या होता है, और फंडामेंटल राइट्स का बेसिक्स मैंने बता दिया कि क्या होता है। फंडामेंटल राइट्स थोड़ा सा यहाँ पे इक्वलिटी जो है ना, फ्रीडम जो है तो यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट्स यहाँ थोड़ा फैड हो गया है, ठीक है। आपके मौलिक अधिकार हम नीचे देखेंगे।
मौलिक अधिकार के बारे में हमेशा बातचीत होता है कि थोड़ा सा इसका ओरिजिन भाई कहाँ से फंडामेंटल राइट्स की बातचीत की गई, तो इसको लेकर के हमेशा बातचीत होती है। तो इसको थोड़ा सा, हाँ, मैग्ना कार्टा, तो हम इसको थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी बातचीत जो है तो की गई थी मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो आपका कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इसको मतलब कई लोग बोलते हैं मैग्ना कार्टा है, ये भारत का मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा जो शब्द है ये 1215 में जो है तो निकल के सामने आया, ठीक है। तो 1215 में जो है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1215 में। तो बेसिकली जो है तो पहले देखो कि इसको मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा गया है, ठीक है। इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा पहला लिखित दस्तावेज, पहला रिटन डॉक्यूमेंट्स कहलाता था, जिसे अंग्रेजों ने जो है तो कुछ बुनियादी अधिकार। अब ध्यान रखना कि मैग्ना कार्टा जो बनाया था अंग्रेजों ने, तो ये बहुत अच्छा कह सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने वाला दस्तावेज नहीं माना जाता, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि सिटीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जो ब्रिटेन ब्रिटेन के जो सिटीजन नागरिक हैं, केवल उनके लिए ही वो काम करता था, है ना। तो स्वाभाविक बात है कि जिनको इंग्लैंड की नागरिकता, क्योंकि इंग्लैंड उस समय 1215 की बातचीत करें तो बहुत सारे देशों में राज करता था और राज करने का प्रयास करता था, क्योंकि 1600 उसमें अधिक बाहर बाहर जो है तो बहुत सारे देशों में उस समय तक राज करता था। तो स्वाभाविक बात है कि उसको केवल अपने देश के नागरिकों के ही मौलिक अधिकारों की चिंता थी, विश्व के लोगों के मौलिक अधिकारों की चिंता नहीं थी, है ना। इसके, हाँ हाँ हाँ, तो जो ब्रिटेन के नागरिक थे तो उनको मैग्ना कार्टा के तहत फंडामेंटल उनको जो भी मौलिक अधिकार मिले हुए थे, लेकिन भारतीय को लेके नहीं थे, भारतीय को थोड़ी थे वो तो, हाँ हाँ उनको मिले, मतलब जो ब्रिटेन के नागरिक हैं। अब भाई देखो जैसे, हाँ भाई जो ब्रिटेन मूल का है, ओरिजिन का है, फिर वो कहीं भी गया है किसी भी देश में, उसको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए, ठीक है ना। तो केवल सिटीजन के लिए था मैग्ना कार्टा। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दस्तावेज था मैग्ना कार्टा, ये प्रॉपर्ली तैयार हुआ था, ये उस समय का। ये थोड़ा सा सांकेतिक फोटो जो है तो मिल गया, तो मैंने यहाँ पे आपका रख दिया। यूनाइटेड जो है तो यूएस, यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा बिल ऑफ राइट्स की बातचीत होनी चालू हुई। तो बिल ऑफ राइट्स के बारे में बातचीत करें तो भैया फिर बिल ऑफ राइट्स जो है तो 1689 में जो है तो कह सकते हैं कि आपका सन 1689 में जो है तो बिल ऑफ राइट्स, ठीक है ना, बिल ऑफ राइट्स लिखित दस्तावेज इंग्लैंड की जनता को। तो इन्होंने पहले मैग्ना कार्टा, बाद में बिल ऑफ राइट्स के तौर पर इन्होंने अधिकार देने का प्रयास किया, ठीक है। इंग्लैंड ने 1689 में, 1690 में, लेकिन वो भी बहुत अच्छा प्रॉपरली कह सकते हो, वो भी अपने नागरिकों तक ही सीमित रहने का प्रयास वहां पर किया गया था। फिर देखा देखी जो है तो बिल ऑफ राइट्स जो है तो आपका फ्रांस के द्वारा भी 1789 में जो है तो फ्रांस के द्वारा बिल ऑफ राइट्स को एस्टेब्लिश किया गया। फिर इसी में इन सब बिल ऑफ राइट्स में कूद पड़ा अमेरिका, और सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स की। अमेरिका ने जो है तो देखा जाए तो अमेरिका की यदि हम बातचीत करें तो अमेरिका जो है तो आपका 4 जुलाई 1776 1776 में इंग्लैंड से आजाद हुआ था। पहले अमेरिका में भी इंग्लैंड, मतलब अमेरिका भी इंग्लैंड का गुलाम था। तो 4 जुलाई 1776 को इंग्लैंड से अमेरिका आजाद हुआ। शुरुआत में तो नहीं, बाद में फिर उसने 1789 में जो है तो अपना संविधान बनाया, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। कब आया आपका? 1789 में। और जो 1789 में अमेरिकन जो संविधान आया, लिखित संविधान, उसके माध्यम से जो है तो बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स को देने का प्रयास किया गया। और अमेरिकन जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स को देने का प्रयास किया गया, वो ज्यादा ब्रॉड, विस्तृत माने जाते थे, क्योंकि वो प्रयास किया उन्होंने उस समय तक कि जो अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति हैं, है ना, उनको मौलिक अधिकार दिया जाए। वो बात अलग है कि उसको भी लागू करने में बड़ा समय लगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अमेरिका आजाद हुआ, लेकिन अमेरिका में जो खासकर वहां के जो श्वेत नस्ल के थे, यानी कि जो गोरे थे, तो उनकी एक तरह से मोनोपोली एस्टैब्लिश थी। और जो वहाँ के अश्वेत थे, जो काले थे, है ना, काले, जो खासकर मूलतः निग्रो या अफ्रीकन जो देशों के थे, वहां पे गुलाम के तौर पर लाए गए थे, वो उनको
आजाद नहीं करना चाहते थे। और मैं आपको बताऊं कि 18वीं 19वीं सदी तक जो है तो अभी भी अमेरिका में जो है तो जैसे हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है ना, तो अमेरिका में गोरे कालों का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है ना। मतलब जैसे हमारे यहाँ है कि हिंदू मुस्लिम का अपना एरिया अलग, हिंदू मतलब मुस्लिम के एरिया में बहुत कम जाना पसंद करते हैं, मुस्लिम हिंदू के एरिया में बहुत ऐसे वहां पर गोरो कालों को लेकर के जो तो हमेशा रहता है। अब तो धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही, तो पहले बड़ा इसका बहुत वो होता था कि यदि एक कोई मान लो कि कोई श्वेत मूल की लड़की ने जो तो किसी जो है तो किसी अश्वेत से यानी काले लड़के से शादी कर दिया, तो इसका बड़ा वो इशू होता था वहां पर, पहले बहुत विवाद होते थे, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती थी, पर धीरे 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 अभी भी है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो मुद्दे की बात अभी उधर नहीं जाए, वो अलग मैटर हो जाएगा। तो 1789 में जो है तो अमेरिकन सरकार के द्वारा बिल ऑफ राइट्स को स्वीकार किया गया, जिसको अप्रूवल 1791 में किया गया। अप्रूवल मतलब कि उसको लागू कर दिया गया, जनता के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब चूंकि जो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स थे ज्यादा ब्रॉड थे, ज्यादा बेहतर बातचीत करते थे, समय के साथ उनका बेहतर डेवलपमेंट्स हुआ, विकास हुआ, और ज्यादा बेहतर तरीके से व्यक्तियों को मौलिक अधिकार देने की बातचीत करते थे। नागरिकों के लिए थोड़ा सीमित हो रहे थे, व्यक्तियों नहीं, जो भी अमेरिका में रह रहा है उनके लिए मौलिक अधिकार, जो अमेरिका में लीगल तरीके से रहा है, इनलीगल तरीके से नहीं। जैसे अभी देखो तो इनलीगल लोग को निकाल रहे हैं, जो लीगली अमेरिका में रह रहा है, फिर चाहे किसी भी मूल वंश धर्म संप्रदाय का होगा, वो हमारा है, कोई तकलीफ नहीं, उसको हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। लेकिन इनलीगल तरीके से कोई अमेरिका में आएगा, उसको हम जंजीर पहना करके बाहर भेजेंगे, बात खत्म, ठीक है ना। अब सोचो कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि लोगों ने 40-40, 50-50 लाख रुपए खर्चे करके अमेरिका गए डंकी रूट से। डंकी रूट मतलब पिक्चर डंकी आई हुई देखे होगे तो समझ में आएगा डंकी रूट का मतलब। और उसके बाद अब उनको वहां से बिठा करके वापस भेज दिया गया। नहीं, आपने इतनी मेहनत करके अमेरिका पहुंचे और वहां से आपको वापस भेज दिया गया। तो अब जो है तो सोचो कि अभी यहाँ तुम आए तो हालत खराब, क्योंकि 40-50 लाख रुपए का लोन और समाज में बदनामी बेइज्जती सो अलग से, काम काज करने का मतलब कि तुम्हारे अंदर ठप्पा लग चुका है कि तुमको भारत पसंद ही नहीं है। पर हमारे यहाँ देखो इतनी बेरोजगारी, इतनी भीड़। अब आजकल देखो ट्रेन घटनाएं वगैरह, दिल्ली में 18 लोग मारे गए, इतनी भीड़ है हर जगह देखो। देश के हालत तुम टीवी खोल के बैठ जाओ तो लगता है हे प्रभु कहाँ, मतलब कैसे पार होएगा। 4 बार प्लान बना करके छोड़ दिए, है ना। ठीक है, वो तो इच्छा शक्ति वाली बातचीत है कि कुंभ चले जाए नहाने, लेकिन हो गया कि अब वो तो चलो बेटी का एग्जाम चल रहा है, वो सब चीजें तो मुश्किल ही है, पर बता रहे हैं कि ये सब देख करके बड़ा वो लगता है कि कैसे पार पाएंगे इस देश में। और लोग वहां कैसे मौका तलाशते हैं। अब देखो वहां पर कि एसी में घुसे हुए हैं बिना टिकट के, लोगों को एकदम मौका चाहिए, मौका चाहिए ना। मैं देख रहा था कि वो कहीं के दिखा था डेनमार्क में दुकानों में जो है तो दुकान के अंदर जो है तो कोई होता नहीं, कैमरे वैमरे सब लगे हुए हैं दुकान के अंदर, कोई भी जो है तो अटेंड करने के लिए नहीं होता। आप जाओ कोई भी चीज उठाओ, वहीं पे उसका स्कैन करो, पैसा दो, आगे बढ़ो। अब ये भारत में हो तो तुम सोचो क्या हो जाए, दुकानें उठा के ले जाए, तो ये दुकानें लूट जाए। ये मतलब वही कह रहे हैं ना, हम कैसे बेहतर बनेंगे। और भीड़ बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आप और संसाधन उतने ज्यादा है नहीं। जब इस प्रकार की इवेंट होते हैं तो अपनी असली पोल खुलती है, असली पोल खुलती है कि हमारे अंदर वाकई कितनी संसाधनों की कमी है। और हमारे यहाँ वही है कि मतलब कि लाठी सांप निकल गया, लकीर पीटने वाला काम। दिल्ली में घटना हो गई, अब ठीक है वो अदर मैटर हो जाएगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन इन लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा था कि वीकेंड में भीड़ बढ़ जाती है, तो कम से कम अब इतना तो रेलवे स्टेशन वगैरह में तो आदमी इतनी व्यवस्था रहती है कि भाई केवल उसी को अंदर जाने तो इसके पास टिकट हो, विदाउट टिकट लोग को अंदर नहीं जाने, तो काफी हद तक तो भीड़ मैनेजमेंट वही हो जाए। लेकिन मतलब वही है ना कि जब हो गया तो सब करेंगे। अब सब बंद कर दिए कि अब प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिए, ये बंद कर दिए, वो बंद कर दिए, सब बंद कर दिए। लेकिन जब जब जो है तो व्यवस्था थी उस समय वो कुछ नहीं। चलिए वापस आते हैं मुद्दे की बात करें। अमेरिकन जो बिल ऑफ राइट्स था वो ज्यादा बेहतर था, इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिकन जो बिल ऑफ राइट्स था उससे नकल करके फंडामेंटल राइट्स को लिया। इंग्लैंड, भले हम इंग्लैंड चूंकि
आजाद हुए, लेकिन हमने अपने फंडामेंटल राइट्स को अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से जो है तो अडॉप्ट किया है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और भाग 3 में शामिल किया गया। मेनका गांधी का बहुत फेमस केस 1978 है। संविधान में ये केस बहुत सारी जगह पढ़ा जाता है। इस केस में ये कहा गया कि मौलिक अधिकार जो है तो एक बुनियादी मूल्यों को, यानी कि जो बेसिक्स जो वैल्यूज होते हैं किसी भी देश में रहने वाले व्यक्तियों के, उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यह एक व्यक्ति की जो डिग्निटी है उसको सिक्योर करते हैं, और कैसी भी स्थिति हो व्यक्ति अपने विकास, पर्सनल डेवलपमेंट कर सके, व्यक्तिगत विकास कर सके, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स को जो है तो प्रोवाइड किया गया है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये मैंने आपको एक केस के माध्यम से भी फंडामेंटल राइट्स का क्या इंपॉर्टेंस है थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। फिर हम आते हैं अपने इस पर्टिकुलर, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक बताया गया है। तो आर्टिकल 12 में स्टेट शब्द को डिफाइन किया गया है, और उसके बाद आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू डिफाइन किया गया है। एक्चुअल जो फंडामेंटल राइट्स है 6 प्रकार के, ये 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्चुअल जो है तो स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 14 से। तो पहला है आपका राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, 19 to 22। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23, 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 to 28। और संस्कृति और शैक्षणिक जो है तो अधिकार, शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, 29, 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, आर्टिकल 32। तो इस प्रकार से आपके 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं, जो आपके आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक में बताए गए, ठीक है। तो अब आते हैं सबसे पहली जो चीज आपके यहां पर डिफाइन की गई है ना। यहां तक बात समझ में आ गई ना आराम से। मैंने इसलिए बिल्कुल सिंपल सा नोट्स और प्लस चीजें, जहां मुझे चार्ट ओर्ट लगेगा तो मैं उधर जाऊंगा भाई, नहीं तो मैंने तो नोट्स में ही धीरे धीरे इसको ही इतना बढ़िया बना रखा है कि बस आप सुनते जाइएगा और आराम से आप चीजों को ऑब्जर्व करते जाइएगा, आपको सभी चीजें याद हो जाएंगी। कोई चीज कठिन लगी यहाँ पे, कोई कठिन चीज, तो आपको जब पूछा जाए अधिकार क्या है तो बता दोगे ना। अधिकार अवसरों का समूह है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो आवश्यकताएं हैं उनको क्या करता है, सिक्योर करता है, और राज्य उनको मान्यता देता है। फिर फंडामेंटल राइट्स जो व्यक्तिगत यानी कि बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ आधारभूत राइट्स चाहिए होते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। मौलिक अधिकार जो है तो कहलाते हैं। मौलिक अधिकारों का इतिहास 1215 मैग्ना कार्टा, फिर उसके बाद जो है तो 1215 इंग्लैंड ने अपना बिल ऑफ राइट्स 1689 में किया था। 1789 में जो है तो आपका फ्रांस ने अपना बिल ऑफ राइट्स को एस्टेब्लिश किया था, और 1789 में ही अमेरिकन संविधान एस्टेब्लिश हुआ था और उसने अपना बिल ऑफ राइट्स एस्टेब्लिश किया था। अमेरिकन संविधान के द्वारा जो बिल ऑफ राइट्स था वो समय के साथ बेहतर होता गया, और इसीलिए हमने अमेरिकन संविधान से मौलिक अधिकारों को भाग 3 में, मतलब वहां से अधिकांश चीजों को लेकर के यहाँ पे शामिल किया। और मेनका गांधी के केस में भी बता दिया कि बेसिकली ये बुनियादी मूल्यों को बेहतर करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स बुनियादी मूल्यों को रिप्रेजेंट करने के लिए शामिल किए गए हैं। ये सभी बातें हमने बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सबसे पहली जो चीज बताई गई है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। जब हम राज्य की बातचीत करते हैं, स्टेट की बातचीत करते हैं, तो राज्य के अंतर्गत हमारे दिमाग में ये बात आती है कि राज्य के अंतर्गत क्या, स्टेट का मतलब क्या। तो जनरली हम जब स्टेट की बातचीत करते हैं तो हमारे दिमाग में प्रांत आते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मतलब 28 राज्य, ये सब चीजें। लेकिन यहाँ पर स्टेट का मतलब कुछ अलग वे में लिया गया। मतलब स्टेट मतलब कि इस देश की जो विधायी और कार्यपालिक संरचना है, मतलब इसको अपन बोलते हैं राजनैतिक थोड़ा सा दृष्टि से, है ना, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट को आपका आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है, और सेम परिभाषा आर्टिकल 36 में दी गई है, मतलब है ना।
तो आर्टिकल 36 में वही कहा गया है। तो अब क्यों स्टेट को डिफाइन किया गया है? सबसे पहले राज्य को डिफाइन करने के पीछे का मकसद क्या था? तो सबसे पहले राज्य के पीछे को डिफाइन करने का मकसद ये था कि देखो भाई, हमारे जो कह सकते हैं कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमने 3 पिलर को एडॉप्ट किया है। एक आपका है लेजिस्लेटिव, है ना, लेजिस्लेटिव जिसको हम बोलते हैं न्यायपालिका, है ना, जिसका काम जो है तो सॉरी आई एम सॉरी विधायिका, माफ कीजिएगा मुझे, मेरी गलती होगी, मुझसे माफ करना। तो विधायिका है ना, विधायिका मतलब जिसका काम है वो, मुझे ये मैंने फोटो देखा तो मुझे सुप्रीम कोर्ट की याद आ गई, तो मेरे मुंह से न्यायपालिका निकल गया, जबकि वो है ना। तो लेजिस्लेटिव, तो आपका जो विधायिका, तो विधायिका मतलब जो विधि बनाना, विधि बनाने का काम जो करता है। और दूसरा है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इसको हम बोलते हैं कार्यपालिका, यानी कि जो विधायिका विधि बनाती है उसको एग्जीक्यूट करने का काम ये करता है ना। अब कुल मिलाकर के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो बताए गए हैं, आप देखोगे, अभी पढ़ूंगा, मैं बता दूंगा कि सभी संरक्षण के तौर, मतलब यहां बताया गया कि संरक्षित किया जाएगा, राज्य किसी को विभेद नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा। मतलब मौलिक अधिकार आपके कैसे दिए गए हैं कि उनको सब जगह प्रोटेक्शन की बातचीत की गई है, और वो प्रोटेक्शन देने का काम किसको है, समझना। इसको आप ऐसे समझो, मौलिक अधिकार जो पार्ट 3 में बताए गए हैं, वो बताया गया है कि क्या राज्य को किस चीज को प्रोटेक्ट करना है और क्या नहीं करना है। मतलब किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करना है और उनको प्रोटेक्शन करना है। और राज्य को क्या करना है ये पार्ट 4 में बताया गया है। समझ में आया? इसको ऐसे समझो, राज्य को क्या नहीं करना है वो पार्ट 3 में बताया गया है, राज्य को क्या करना है ये पार्ट 4 में बताया गया है। तो राज्य क्या नहीं करेगी, राज्य का मतलब इस देश की जनता, क्योंकि देखो इस देश में शासन करने जो भी पहले आए उन्होंने क्या किया, हमारे मौलिक अधिकारों का वायलेशन किया। लेकिन अब हमारा संविधान लागू हो गया है, तो अब राज्य क्या नहीं करेगी, हमारे मौलिक अधिकारों का वायलेशन नहीं करेगी। ठीक है, हमें मौका देगी, हम जो चाहे बोल सकते हैं, हम जहां चाहे घूम सकते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम जिस धर्म को चाहे मान सकते हैं, हम समानता का कोई ये नहीं कहेगा भाई तू फलानी जाति का, फलानी धर्म का है, नीचे बैठ, तू ऊपर बैठ, कोई ऐसा विभेद नहीं होगा। यदि मैं सक्षम हूं तो मैं जो शिक्षा चाहे प्राप्त कर सकता हूं, तो वो मेरे को अधिकार रहे, आई हैव फंडामेंटल राइट्स, मुझे मिले। और जब कभी भी मेरे मौलिक अधिकारों का वायलेशन होए तो राज्य रेमेडी प्रदान करे, उपचार प्रदान करे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के माध्यम से। ठीक है ना। तो इसीलिए राज्य को पहले डिफाइन करने की बातचीत यहां पर की गई, स्टेट को पहले डिफाइन करने की बातचीत की गई, और इसीलिए स्टेट को राजनीतिक स्वरूप में डिफाइन करने की जो बातचीत है आर्टिकल 12 में बताई गई कि भाई कौन कौन सी स्पेसिफिक। इसीलिए आप यहां पर देखो तो यहां पर कंफ्यूजन ना रहे, आप कभी सोचना चीजें कितनी बढ़िया लिखी है, कंफ्यूजन ना रहे कि आपने कभी लिख दिया कि राज्य मतलब कि, अब जैसे यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते कि जो भी संस्था जिसको विधि बना सकती है, दे हैव पावर टू मेकिंग लॉ और दे हैव पावर टू एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, उसको एग्जीक्यूट कर सकती है, विधि बना सकती है, वो राज्य है। ऐसा भी लिख देती तो भी चलता, लेकिन वहां पर भाई लोगों के मन में कंफ्यूजन ना रहे कि सोचते रहे कि कौन विधि बना सकता है, कौन वो कर सकता, तो लिख दिया भाई संसद, केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार, स्थानीय अन्य प्राधिकारी राज्य के अंतर्गत आएंगे, बात खत्म। मतलब कि तुमको ज्यादा दिमाग लगाने का मौका नहीं दिया जाए, तुमको सोचना पड़े कि राज्य के अंतर्गत कौन आएंगे, जबकि एक्चुअल देखो तो राज्य के अंदर कौन आ रहे हैं, विधायिका आ रही है और कार्यपालिका आ रही है, यानी जो विधि बना रही है और जो इसको एग्जीक्यूट कर रही है। ठीक है ना। और यदि मान लो विधायिका कार्यपालिका अपना काम सही तरीके से नहीं करती है, तो फिर यहां पर यही चीज मैंने वही बोला है कि उल्लंघन होता है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, राज्य के खिलाफ प्राप्त होते हैं। फंडामेंटल राइट्स किसके खिलाफ प्राप्त होते हैं, राज्य के खिलाफ, यानी राज्य का काम है इनका वायलेशन नहीं हो। लेकिन उल्लंघन पर फिर जो तीसरा पिलर होता है जिसको हम बोलते हैं जुडिशरी, ठीक है ना, जुडिशरी न्यायपालिका, तो जो न्यायपालिका है
तो उससे उपचार प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये तीनों पिलर आपका अच्छी तरीके से फंक्शन कर सके, काम कर सके, ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अभी देखो जैसे जुडिशरी ने किया अभी, है ना, वो जो अभी गया था एक शो में, उसने कुछ बातचीत बोली, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुम सेलिब्रिटी हो तो इसका मतलब है थोड़ी कुछ भी बोल दोगे, थोड़ा सा बोलने में संयम गरिमा वगैरह का ध्यान रखो, और पासपोर्ट वगैरह जब्त करो, कोई अभी कार्यक्रम वरिक्रम में जो है तो पार्टिसिपेट नहीं करोगे, शांति से कुछ दिन जो है तो आत्मचिंतन करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, अपनी भाषा में सुधार लाओ, माता पिता और हमारे देश की सभ्यता संस्कृति का सम्मान करो, उसके बाद फिर जो है तो चलो गिरफ्तारी वगैरह से बचा देते, तुमको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना आज। अरे वो था ना वो बंदा, वो क्या नाम है उसका, वो अरे वो रणवीर 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 की रणवीर क्या नाम है वो, इलाहाबादिया, रणवीर इलाहाबादिया, है ना। मैं कंफ्यूज रहता हूँ वो क्या रणवीर है कि रणधीर है। एक तो मैं ये दो कपूर है ना, ये रणवीर रणवीर, तो मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि किसका वीर नाम है किसका धीर नाम है, अरे कुछ भी हो है ना। एक कपूर है एक सिंह है तो ज्यादा अच्छा है, एक कपूर एक सिंह। चलिए मुद्दे की बात करें, हो ठीक है ना, नहीं तो और अच्छा बोल देते एक एनिमल है और एक पागल है, अब आप समझ जाओ है ना, एक एनिमल है एक पागल है, वो पागलों जैसी हरकत ही करता है, कुछ भी पहन के निकल जाता है, तो एक एनिमल है एक पागल है। वापस आओ मुद्दे की बात करते हैं। तो ये आपका पर्टिकुलर क्लॉज यहाँ पे कहता है ना। नहीं अच्छे एक्टर है यार, मेरा ऐसा कोई व्यक्तिगत तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर, तो ये थोड़ा सा राज्य का मैंने थोड़ा सा मतलब बता दिया, इसका इंपॉर्टेंस बता दिया। तो मतलब कि राज्य को इसीलिए डिफाइन किया गया है ताकि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो है तो यदि उनका वायलेशन हो तो आप राज्य से ही, मतलब राज्य की पहली बात तो वहां पर राज्य का ड्यूटी है कि आप प्रोटेक्शन दोगे कि लोगों के मौलिक अधिकार का वायलेशन नहीं हो। यदि होता है तो उपचार भी कौन प्रदान करेगा, राज्य प्रदान करेगा। ये यहां पर ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका पर्टिकुलर पार्ट यहां पे कहता है। फिर आते हैं तो कौन, तो फिर यहां पर देखोगे तो राज्य के अंतर्गत देखो लिखा हुआ है बैरक्ट में कि आपका राज्य के अंतर्गत जो है तो कौन आता है, संसद। संसद के बारे में बातचीत करें तो आपका जो है आर्टिकल सबको पता है कि 79 में संसद पार्लियामेंट को बताया गया है ना। अभी सेंट्रल विस्टा की फोटो भी मैंने डाल दिया। तो पार्लियामेंट संसद जो है तो आपका यहाँ पे बताया गया है। और इसके बाद जो है तो वहां पे लिखा है केंद्र भारत सरकार। अब देखो भारत सरकार को तो वैसे स्पेसिफिक डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 75 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा, वहां पे लिखा है कि राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को राय सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, है ना। तो और फिर आर्टिकल 75 में लिखा है कि इनकी मंत्रियों की नियुक्ति, मतलब कि सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति बाय प्रेसिडेंट द्वारा की जाएगी, मतलब वो केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार को आर्टिकल 74 75 में वही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, जो एक तरह से देश चलाने के लिए राष्ट्रपति को सहायता सलाह करेंगे। तो ये सब चीजें बताया गया है, जिसका प्रधानमंत्री होगा और जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये 75 में वगैरह बताया गया है। तो उनकी नियुक्ति से मतलब कि सरकार बनती, केंद्र सरकार बनती है ना। तो 79 में पढ़ लिया हमने कि संसद मतलब कि आपका राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, प्रेसिडेंट प्लस काउंसिल ऑफ स्टेट प्लस हाउस ऑफ पीपल, तीनों मिला करके बनता है पार्लियामेंट, आर्टिकल 79। थोड़ा सा एज ए रेफरेंस ही बता देना। दूसरा है कि राज्य सरकारें और स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर राज्य सरकारों की सेम कहानी है। 163 164 पर होगे तो 163 में कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका हेड जो है तो चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री होगा, और जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, आर्टिकल 164 कहता है। और भी बहुत सारी बातें उधर पढ़ेंगे, काम की बातें इतने याद रखना। आर्टिकल 168 जो है तो कहता है कि विधानमंडल। तो विधानमंडल मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली, जो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें एक होगा राज्यपाल प्लस सभी राज्यों में कंपलसरी है लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, जिसको बोलते हैं विधानसभा, है ना। तो जैसे आपके 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में विधानसभा है, प्लस अभी वर्तमान में 3 यूटी में भी विधानसभा है। कौन से 3 यूटी हैं,
जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी। तो 3 यानी 31 हमारे पास जो तो विधानसभा है। और हमारे पास विधान परिषद कितने हैं? हाँ, विधान परिषद 7 राज्यों में विधान परिषद है, पढ़ेंगे बता दूंगा मैं। तो 7 स्टेट में कहां पे है देख लो, बैरेट आर्टिकल 168 खोलो, एक बार चेक करो, 7 ही है ना, 8 तो नहीं हो गए कहीं। तो ऐसा याद रखना कि 2 तो आपके पड़ोसी वाले हैं, मतलब आसपास वाले, एक तो मतलब सॉरी 3 तो आसपास वाले हैं। तो 3 कौन से हो गए? यूपी है, महाराष्ट्र है और बिहार। 3 तो ये हो गए, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। फिर 2 दूर वाले हो गए, कर्नाटक और तमिलनाडु। और 2 जिनका टुकड़े हुए हैं अभी हाल ही में, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ऐसे करके 7 आपके विधान परिषद यहाँ पे बनाए गए हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है तो 7 राज्यों में है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। ओके, बात समझ में आ गई? आओ, तो ये आपका पर्टिकुलर कहता है। देन अब देखो, अब सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ है, आगे देखो बैरेट में लिखा है आपका आर्टिकल उसमें जो है तो 12 में कि क्या लिखा है देखो वहां पर कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी, है ना, यानी कि लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर कंट्रोल द गवर्नमेंट। तो कोई भी स्थानीय अन्य प्राधिकारी जो भारत सरकार के, मतलब भारत के अंदर है या भारत सरकार के नियंत्रण में, ठीक है, तो वो भी राज्य कहलाएगा। अब यहां पर एक शब्द निकल के आया, अथॉरिटी, क्योंकि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सब मैंने बता दिया। अब अथॉरिटी, प्राधिकारी क्या होता है? तो प्राधिकारी का मतलब होता है, अथॉरिटी इज ए पर्सन और इंस्टीट्यूशन। तो अथॉरिटी का मतलब ध्यान रखना, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं, किसी संस्था से भी है, विच हैज द पावर टू मेक, इशू, इन्फोर्स एनी लॉ। तो अथॉरिटी वह है जिसको किसी विधि, लॉ, बाई लॉ, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, तो किसी भी विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना जारी करने की, निर्माण करने की, लागू करने की शक्ति जिस व्यक्ति विशेष या संस्था के पास होती है वो कहलाता है प्राधिकारी, अथॉरिटी। तो अथॉरिटी यहाँ पर एक इंडिविजुअल पर्सन की बातचीत नहीं करता है, एक इंस्टीट्यूशन की भी बातचीत करता है। तो कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति विशेष यहाँ पे अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, तो प्राधिकारी। अब आते हैं लोकल अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटी मतलब स्थानीय प्राधिकारी, मतलब जो लोकली काम करती हैं, लोकल गवर्नमेंट्स। तो लोकल गवर्नमेंट्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिकाएं, नगर निगम, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो होते हैं, ग्राम पंचायतें जो होती हैं, स्थानीय जो भी लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, है ना, हाउसिंग बोर्ड जो है तो आपका अथॉरिटी होती हैं। तो ये सभी स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आती हैं। ऐसा एक बहुत ही पुराना केस है, मोहम्मद यामीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी का 1952 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें ही माना था कि ये जितनी भी नगर पालिकाएं, नगर निगम, तो ये स्थानीय प्राधिकारी, मतलब जो स्थानीय स्तर पे काम करती हैं। अब देखो यह, अब आपको सबको पता है कि नगर पालिका, नगर निगम को भी थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी विधि बनाने की शक्ति रहती है ना, छोटी मोटी विधियां बना सकती हैं। जो हाउसिंग बोर्ड आईडीए वगैरह है वो भी रूल्स रेगुलेशन वगैरह बना सकती हैं, है ना। तो समझ में आ गया ना, देखो समझ में आ गया। ग्राम पंचायत भी छोटे मोटे कानून बना सकती हैं, क्लियर कहानी। तो ये छोटे मोटे कानून, छोटे मोटे नियम, उपनियम, देखो नियम उपनियम हर चीज में रहता है कि आपका कोई भी संस्था जिसके पास नियम, क्योंकि अभी विधि शब्द को बहुत ब्रॉड है ना, बहुत ब्रॉड है। विधि के अंतर्गत बहुत सारी, जैसे अधिनियम है। अब अधिनियम बनाने का यानी कि लॉ बनाने का, एक्ट बनाने का काम किसके पास है? संसद के पास। लेकिन नियम, रूल, रेगुलेशन जो है तो ऐसे छोटी मोटी संस्थाएं बना सकती है, तो वो क्या कहलाएंगी? प्राधिकारी कहलाएंगी। तो अब इन सबको राज्य क्यों बोला गया? भाई ऐसा ना हो कि ये छोटे छोटे, जैसे नगर पालिका नियम बना करके किसी की मौलिक अधिकार से उसको वंचित कर दे, तो इसीलिए बोल दिया भाई ये सभी राज्य हैं। मतलब कि पहली बात तो इनका काम है प्रोटेक्शन देना, संरक्षण देना, और यदि किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मतलब पहली बात तो ये ऐसा करेंगे नहीं, हो रहा है तो उसको रोकेंगी। तो संरक्षण देना और कहीं पे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रोकना, और ये कोई ऐसा नियम उपनियम बना करके, आदेश दे करके
किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी नहीं करेंगी, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया, लोकल अथॉरिटी को भी स्टेट शब्द की डेफिनेशन में रखा गया। क्लियर हो रही बातें, कोई दिक्कत तो नहीं? तनिक भी मन में कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना भाई, टेंशन ना पालना, है ना। स्थानीय प्राधिकारी। अब आते हैं जिसका सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ कि अदर अथॉरिटी में क्या आएंगे, अन्य प्राधिकारी। क्योंकि अदर अथॉरिटी की बातचीत करें, अन्य प्राधिकारी की बातचीत करें, तो भारत का संविधान जो है तो बहुत स्पेसिफिक नहीं करता है कि अदर अथॉरिटी क्या, लिख दिया बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट आज तक डिसाइड नहीं कर पाया है कि अदर अथॉरिटी में क्या। वो बात अलग है, कुछ केसेस हैं, कुछ अंतिम केस पढ़ोगे तो थोड़ा हद तक एक अंदाजा, एक गाइडलाइन बना दिया है कि इस गाइडलाइन के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं अदर अथॉरिटी में आएंगी। तो क्या है अदर अथॉरिटी की कहानी, तो आते हैं, देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, 1953 का महाराष्ट्र हाईकोर्ट का केस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सिंपल सा बोला था कि भाई कोई भी संस्था, दे हैव पावर टू जो मतलब जो शासकीय और संप्रभु शक्ति का प्रयोग कर, कोई भी प्राधिकारी, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी संस्था, इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटी जो शासकीय यानी कि सरकारी, गवर्नमेंट और सॉवरिन, ठीक है ना, यूजिंग गवर्नमेंट और सॉवरिन पावर को यूज कर सकती हैं, वो प्राधिकारी, है ना। तो सरकारी शक्ति का प्रयोग कर सकती हैं वो अथॉरिटी। जो संप्रभु शक्ति, संप्रभु मतलब अपने नियम स्वयं बना सकती, संप्रभु मतलब अपने रूल्स रेगुलेशन स्वयं बना सकती हैं, कोई बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो वो अथॉरिटी वहां पे कहलाएंगी प्राधिकारी, और वो राज्य के अंतर्गत आएंगी। तो ये महाराष्ट्र वर्सेस मतलब ये सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई केस में पहली बार कहा गया 1953 में। फिर बाद में इसको और अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मदन लाल का बहुत फेमस केस है 1967। इसमें यह बोला गया कि कोई भी किसी मतलब भारत के संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या किसी भी विधि का प्रयोग करने वाले प्राधिकारी ही मान्य प्राधिकारी, ठीक है ना। तो जैसे संविधान के तहत कोई संस्था बनी है या किसी विधि के तहत कोई संस्था बनी है, संविधान के तहत कोई संस्था बनी है, संविधान के तहत संस्था जैसे मान लो कि कोई पीएससी, यूपीएससी, है ना, कोई निर्वाचन आयोग, तो कोई भी ऐसा आयोग बना है संविधान के तहत। विधि कानून के तहत कोई संस्था बनी है, कानून जैसे मान लो कि जैसे बहुत सारे एक्ट पढ़ो, जैसे अभी हम लोग ST SC पढ़ रहे थे तो उसमें कोई आयोग बना दिया, ठीक है, उसमें RTI के तहत कोई आयोग बना दिया, ठीक है, कोई अब एक्ट के तहत कोई आयोग, कमीशन बना हुआ है, कमीशन एक बना हुआ है, आयोग बना हुआ है, और वह जो है तो विधि नियम बनाने की शक्ति है, तो वो अथॉरिटी यहाँ पे कहलाएगा। तो ये नियम बना करके बोल दिया कि इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड होता है वो विधि, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किसके द्वारा बनता है, विधि के द्वारा, तो इसीलिए वो भी क्या है, और उसको भी जो है तो नियम बनाने की शक्ति है, तो इसके लिए वो भी जो है तो क्या है, राज्य है। कोऑपरेटिव सोसाइटियां जितनी भी होती हैं, ठीक है, उनको भी ये राज्य, ये पा कहां से आ गया, है ना, पराज्य नहीं राज्य, तो उनको राज्य कहा गया है, तो उनको राज्य माना जाएगा, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिए। ओके, सिंपल सी बातचीत। बाद में इसी निर्णय का सपोर्ट करके सुखदेव वर्सेस भगत राम में जो है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी 1975 में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के निर्णय का समर्थन करते हुए बोला कि जो LIC है, ONGC है, ONGC मतलब कि प्राकृतिक गैस आयोग है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन है, फैक्ट्री फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, FFC है, तो ये जितने भी हैं ये सभी जो है तो क्या है, राज्य के अंतर्गत जो है तो माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है तो एक तरह से किसी विधि के द्वारा स्थापित है और नियम उपनियम आदेश अध्यादेश बना सकती हैं, तो ये भी भैया राज्य है, ये बोल दिया। लेकिन इनमें कोई ऐसा ऐसा बोलते, ये सब ये भी है, बोले ये भी है, ये सब ये भी है, ये भी है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। साहब कोई फिक्स नियम तो बताओ कि किसको माने अदर अथॉरिटी में, कि राज्य है किसको ना माने, कोई नियम, फिक्स नियम चाहिए, फिक्स फार्मूला दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ले लो, केस का नाम है रमन्ना दयाराम सेठी वर्सेस इंटरनेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस केस में है ना रमन्ना दयाराम। तो अब मैं आपको बताऊं कि जब मेंस में आप लिखो राज्य तो आपको थोड़ा बताना पड़ेगा सभी केसेस का 2-2 लाइन, लेकिन कभी क्योंकि इंपॉर्टेंट केस की मतलब आपसे कभी मान लो इंटरव्यू में पूछ ले कि अदर अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए, अदर अथॉरिटी अन्य प्राधिकारी को बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन सा माना जाता है, तो रमन्ना दयाराम सेठी, है ना।
तो यदि आपको इनमें चुनना पड़े एक केस लिखने का तो रमन्ना दयाराम शेट्टी, मतलब ये मस्ट कंपलसरी, ये तो होना ही चाहिए। बाकी केसेस यदि आप लिखो छोड़ो तो चल जाएगा, है ना, उसमें है पूछा है तो लिखना ही पड़ेगा, पर कभी ये बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, 2-4 लाइन में पूछा है कि राज्य, जैसे 4 नंबर में पूछा है राज्य की, तो आप बता दो राज्य के अंदर क्या आता है, रमन्ना दयाराम शेट्टी केस बता दो। एक आध ऊपर चाहे तो आप एक आध, जैसे सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम केस बता दो, रमन्ना दयाराम शेट्टी केस बता दो, क्योंकि ये देखा जाए तो उसका सपोर्ट ही किया है, और हम तो भी चल जाएगा। तो ये थोड़ा सा, नहीं तो रमन्ना दयाराम शेट्टी का तो मतलब मस्ट कंपलसरी डालना ही डालना है, इसको IMP लिख लो। तो यहां पर कुछ कसौटियां मतलब कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि भाई ये क्राइटेरिया के अंतर्गत कोई भी संस्था आ रही है मतलब वो राज्य। तो क्या बोल दिया गया, पहले पहले सोर्स देखेंगे कि भैया किसी भी कंपनी, कोई भी संस्था है, उस पर पैसा किसने लगाया है, यदि उस पर पैसा राज्य ने लगाया है तो राज्य। भाई कोई कंपनी है, कोई कंपनी पर सरकार ने पैसा लगाया है तो राज्य है, सीधी सी बात है। किसी कंपनी को फंडिंग सोर्स यदि स्टेट है तो वो कंपनी राज्य है, बात खत्म। दूसरा है कंट्रोल, नियंत्रण। भाई कोई संस्था है, भले ही किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा स्टैब्लिश की गई है, लेकिन कंट्रोल राज्य के पास है। जैसे इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जितने भी आपके पेट्रोलियम कंपनियां होती हैं, तो देखते हो पेट्रोलियम कंपनियां, भारत गैस, भारत पेट्रोलियम, या आपका रिलायंस पेट्रोलियम, तो जितने भी कंपनियां हैं, भले ही किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा स्टैब्लिश किया गया, लेकिन कंट्रोल कौन रख रहा है, उनकी पेट्रोल की कीमत कौन नियंत्रित करता है, सरकार नियंत्रित करती है। तो फिर ये भी जो है तो राज्य के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं मानी जाएंगी, ठीक है ना। सार्वजनिक महत्व, पब्लिक इंपॉर्टेंस, यहाँ सेम कहानी है, जैसे वही है कि पेट्रोलियम सिलेंडर वगैरह। अभी सार्वजनिक महत्व की जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं जो सार्वजनिक महत्व की हैं, है ना, जैसे आप देखो, आपका जैसे आप सबसे बेस्ट एग्जांपल एरोप्लेन देखो, तो एरोप्लेन भले ही आप देखते हो कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां वहां पर काम पैसे लगाती हैं, बहुत सारी कंपनियां चलती हैं, लेकिन चूंकि वो एक तरह से पब्लिक इंपॉर्टेंस की हैं, तो वहां पे रूल्स रेगुलेशन सरकार बनाती है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। राज्य को हस्तांतरण, ये तो सिंपल सा है कि भाई एक व्यक्ति ने मान लो कि कोई भी कंपनी स्टेब्लिश की, बाद में चला नहीं पाया, सरकार को पकड़ा दिया, लो साहब आप चलाओ, तो फिर ऐसी कंडीशन में कह सकते हो कि वो संस्था जो है तो सरकार की। और लास्ट में है कि मोनोपोली, तो किसी संस्था पर राज्य का एकाधिकार, जैसे रेलवे, भाई इस देश में रेलवे पर किसका एकाधिकार है, सरकार का, सरकार ही इस देश में जो रेलवे कंट्रोल करती है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि रेलवे के अंतर्गत जो रेलवे जो संस्थान है वो किसके अंतर्गत मानी जाएगी, राज्य के अंतर्गत मानी जाएगी। इस बात को यहां पर ध्यान में रखिएगा। तो ये राज्य के अंतर्गत क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अभी इसमें कुछ चीजें मैं शामिल करूंगा आपकी, वैसे अलग से देखो, इतने सारे चीजें हैं, केसेस हैं, कितने बता दें उतने कम है। जैसे पूछता है कि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय राज्य है, तो बिल्कुल राज्य है ना, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय राज्य है। क्या एक प्राइवेट कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी राज्य है, तो नहीं, प्राइवेट कंपनी राज्य नहीं है। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, मैं लिख दूंगा अभी, कुछ मुझे इसमें नोट्स में और लीडिंग केस, एक दो ज्यादा नहीं, क्योंकि कितना कर दे उतना कम है। तो यूनिवर्सिटी जो है तो आपका राज्य है, लेकिन कोई भी प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं वो राज्य नहीं है। ये MC मेहता वर्सेस आपका जो है तो कहाँ गया केस, मुझे अभी टिक लगाया था मैंने, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, साइटेशन देख रहा था। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, साइटेशन है 1992, 1992, आई एम सॉरी 87, 1987। इसमें कहा गया था कि प्राइवेट कंपनी जो है, निगम है, कॉर्पोरेशन, ये राज्य शब्द के अंतर्गत नहीं आती। क्या न्यायपालिका राज्य है, तो इसके पीछे चूंकि ये पूछता रहता है, इसमें कई बार ऐसा पुछिल्ला पूछा 4 नंबर में भी, तो इसमें मैंने कुछ जजमेंट के साथ बताया कि डस जुडिशरी कम विद इन द एम्बिट ऑफ स्टेट्स, क्या दायरे में आती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फेमस केस पढ़ा जाता है, नरेश वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। तो इसमें कहा कि भाई देखो, यदि हम न्यायपालिका को राज्य बोल देंगे तो फिर तो बड़ा तकलीफ हो जाएगा,
कि भैया देखो हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट हमने लिया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब बेसिकली ये माना जाता है, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये माना जाता है कि न्यायपालिका पर कोई किसी मतलब कोई दबाव बनाया जाएगा विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के द्वारा, इसलिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। अभी आगे पढ़ेंगे जब न्यायपालिका तो वहां पे मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको। लेकिन यदि हम उसको राज्य बोल देंगे, स्टेट बोल देंगे, तो भाई फिर थोड़ा सा वही है ना कि वो राज्य है, और फिर जब राज्य के अंतर्गत संसद को भी राज्य बोल देंगे, न्यायपालिका को भी राज्य देंगे बोल देंगे, और फिर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, सांसद के खिलाफ वो पार्लियामेंट के खिलाफ वो केस लगाने जाएगा, तो न्यायपालिका के खिलाफ ये होगा ना कि भाई भाई हैं, अब एक भाई के खिलाफ केस लगाने जाओगे, एक भाई के पास दूसरे भाई के का केस लगाने जाओगे तो सपोर्ट तो उसी का लेगा। इसलिए बोला कि इसको राज्य के दायरे में ना रखा जाए, नहीं तो नेचुरल जस्टिस मतलब खासकर वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी नेचुरल जस्टिस सबका वायलेशन होगा, तो मना कर दिया कि इनको नहीं रखेंगे और इनके खिलाफ रिट जारी करने के लिए मना कर दिया। फिर एक और केस आया आर एस अंतुले वर्सेस ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक का 1988 का फेमस केस है। इस केस में भी ये प्रश्न आया कि भाई इनको राज्य माना जाए कि नहीं माना जाए न्यायपालिका को। तो कहा कि भाई देखो जब तक नरेश और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जजमेंट को नहीं चेंज किया जाता हम नहीं मानेंगे राज्य। चलो कहानी खत्म करते हैं। 2015 फिर से बहुत फेमस केस है रितु प्रसाद शर्मा वर्सेस असम राज्य का। इस केस में भी कहानी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि न्यायपालिका, अब देखो इसमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन किया कि यदि कोई भी न्यायपालिका न्यायिक कार्य कर रही है तो राज्य नहीं है, लेकिन प्रशासनिक कार्य कर रही है तो राज्य। इसमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन किया कि जब न्यायपालिका न्यायिक कार्य कर रही है तो राज्य नहीं है, जुडिशली एक्ट कर रही है यानी कि जजमेंट जैसे देने का काम कर रही है तो राज्य नहीं, लेकिन प्रशासनिक कार्य जैसे जैसे आपका ऑब्जर्वेशन है ना, जैसे आप पढ़ेंगे प्रशासनिक कार्य में आता है, जैसे हाई कोर्ट के पास रहता है आर्टिकल 227, तो हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण रखती है, कोई मामला खुद ही लेके सुन लेती है, तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव नियम बनाती है अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, प्रशासनिक कार्य वहां पर वो राज्य के तहत उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये चीज यहाँ पे आपका कहा गया था, ये रितु प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2015 के केस में। तो अभी वर्तमान में स्थिति यही है कि एक न्यायपालिका को राज्य के दायरे से अलग ही रखा गया है ना, ताकि इंडिपेंडेंटली वो अपना काम कर सके, ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ये राज्य शब्द को जो है तो प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ बता दिया। बात समझ में आ गई? ओके।